नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन हम पूर्ण कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 5। द्वितीय पर्व का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। उन्हें भी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 5। शरद ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि ली थी। यद्यपि इन क्षेत्रों में उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर इस बात के प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं कि कई वर्ष तक उसने चित्रकला की साधना की थी और बहुत से चित्र बनाए थे। 3 वर्ष बाद अपने घर में आग लग जाने की सूचना देते हुए उसने एक पत्र में अपने प्रिय मित्र प्रमथनाथ भट्ट को लिखा था, एक और समाचार तुम्हें देना बाकी है। लगभग 3 वर्ष पहले हृदय रोग के लक्षण प्रकट हुए थे। तब मैंने तैल चित्रांकन शुरू किया था, पटना छोड़ दिया था, पर इन 3 वर्षों में बहुत से चित्र इकट्ठे हो गए हैं, वे भी खत्म हो गए हैं। अंकन का केवल सामान भर रह गया है। मुझे क्या करना उचित है? यदि यह बता दो तो तुम्हारे कहने के मुताबिक चेष्टा कर देखूंगा। नावेल, हिस्ट्री या पेंटिंग, कौन सा शुरू करूं? लेकिन ऐसा लगता है कि इस अग्निदाह के बाद चित्रकला में उसकी रुचि फिर नहीं जागी। केवल महाश्वेता के अधूरे चित्र को, जो किसी तरह अग्निदाह से बच गया था, वह पूरा कर सका। पर इन दिनों उसने अनेक चित्र बनाए थे। उसके मित्र और सहकर्मी योगेंद्रनाथ सरकार ने लिखा है, एक दिन रविवार को जाकर देखा कि एक कपड़े के आवरण के नीचे स्टैंड पर एक चित्र टंगा है। पूछा, यह क्या है शरदा? हंसकर शरद ने उत्तर दिया, अच्छा पहले तुम ही बताओ तो यह क्या है? और क्या होगा, तस्वीर। यह क्या बात हुई? तस्वीर छोड़कर वहाँ और क्या हो सकता है? तुम्हारी कल्पना शक्ति की बात तो तब है जब बता सको कि यह तस्वीर किसकी है। यदि मैं कहूँ कि नारद मुनि की है तो वही तो है, देख। यह कहते कहते शरद ने चित्र पर से पर्दा हटा दिया। मैं तो अवाक रह गया। सचमुच यह उस बूढ़े का चित्र था। गांव के तालाब के पास अस्त व्यस्त वृक्ष समूह, उसके बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और उस रास्ते के पास वृक्ष की छाया में बैठा हुआ एक वृद्ध, बिल्कुल नारद मुनि जैसा। वार्धक्य और दारिद्र्य के रूप में निराश की गहरी छाया किस प्रकार छाई हुई थी, यह तो देखने पर ही जाना जा सकता था। सरकार उस चित्र को देख ही रहे थे कि वह बूढ़ा आ पहुंचा। सीढ़ी पर पैर रखते ही उसने पुकारा, देवता घर में है क्या? शरद तुरंत नीचे गया, बड़े आदर और प्रेम के साथ उस वृद्ध को सहारा देकर ऊपर ले आया और वह तस्वीर उसके सामने लाकर रख दी। देखते ही उस वृद्ध के कोटर में धसे हुए नेत्र ज्योति में भर उठे। बोला, देवता, आपके दिमाग में इतना कुछ है। शरद ने कहा, देखो नारद,
तुम्हें एक काम करना होगा, बहुत कठिन नहीं है। रोज सवेरे मेरे घर आकर बैठना होगा। चाय आदि लेते हुए मुझे यह चित्र बनाते हुए देखना होगा। चाय की बात सुनकर वृद्ध नारद के मुंह में पानी भर आया। शरद तुरंत अंदर से एक प्याला चाय ले आया। मधुर स्वर में बोला, बड़ा कष्ट होता है तुम्हें, लो चाय पियो। वृद्ध ने झिझकते हुए पूछा, आप पी चुके देवता? शरद ने उत्तर दिया, अजी देवता किसका इंतज़ार करते हैं, तुम जल्दी से पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सरकार ने पूछा, यह शिक्षा तुमने किससे ग्रहण की? अपने कपाल की ओर इशारा करते हुए शरद ने कहा, इस विद्या का गुरु मैं स्वयं हूँ। चित्रकला का अध्ययन उसने स्वयं किया था। प्रकृति चित्रण से बढ़कर उसे मानव आकृति के चित्रण से प्रेम था। उसका कहना था कि शरीर विज्ञान का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य की आकृति का अंकन नहीं हो सकता। जब तक कोई आकृति हूबहू जीवंत न बने तब तक उसे छवि कैसे कहा जा सकेगा। चितड़ी के ऊपर रंग से कुछ आकृति बना देने से तो छवि नहीं बन जाती। वह चित्रकार विंसेंट वान गान की बात दोहरा रहा था। उसने कहा था, यदि किसी को चित्र बनाना सीखना है तो उसे मनुष्य के शरीर का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि वह नहीं जानता तो वह केवल नकलची बनकर रह जाएगा। एक दिन उसने सरकार से पूछा, अच्छा बताओ, संसार में सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? सरकार ने उत्तर दिया, रैफेल। ना, शरद से कहा, रैफेल से तो माइकल एंजिलो बड़ा है। और बड़े बड़े आलोचक टीशियन को सबसे बड़ा चित्रकार मानते हैं। टीशियन के संबंध में स्वयं शरद की भी बड़ी ऊंची धारणा थी। वह इतालवी चित्रकार को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उसके बाद आती थी फ्लेमिश, डच और बरतानवी चित्रकला। उसका एक चित्र था, चित्रकार बाथिन। छवि कहानी में शरदचंद्र ने बाथिन को अमर कर दिया है। उसी से शायद उसने कला की प्रेरणा ली थी। साधारणतया बंगाली अपने में ही सीमित रहते हैं, लेकिन शरद अपवाद था। कार्यालय के अतिरिक्त भी उसका बंगालियों से मेलजोल था। उन्हीं में चित्रकार बाथिन था। एक दिन सतीश चंद्र दास को साथ लेकर वह उससे मिलने भी गया था। दास ने लिखा है, संध्या बंदोबस्त था, न कोई अच्छी सड़क ही थी। मंदिर में आरती की शंख ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, शरद दा, कहाँ ले जा रहे हो? क्या आखिर गुंडों बदमाशों के हाथ जान देनी होगी? शरद दा बोले, नहीं, मेरे साथ चले आओ। गुंडे बदमाशों का यहाँ कोई काम नहीं। तुम कुछ भी कहो दादा, ऐसी खराब जगह नहीं जाना चाहिए। हम गांव के आदमी हैं, लेकिन यह तो उससे भी बदतर है। वर्षा ऋतु में तो यहाँ चलना भी कठिन होता होगा। एक एक ईंट टुकड़े टुकड़े होकर बस मिट्टी के साथ अटकी हुई है। शरद दा ने अब कोई जवाब नहीं दिया। मैं विवश होकर उनके पीछे चलता रहा, लेकिन बस्ती के कुत्तों की बात मन में आते ही छाती धक धक कर उठती। बर्मियों के भी 2-4 काठ के घर थे। मिट्टी के तेल के दीवों के प्रकाश में देखा जा सकता था कि उनके घर के आगे लेटे हुए कुत्ते नवागंतुकों को देखकर उन पर झपटने के लिए अपने मालिक के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ के कुत्ते इतने शैतान थे कि किसी प्रकार का शोर किए बिना पीछे से आकर मुंह मार देते। मुझे इसका अनुभव था।
मैंने कहा, सरदा, इस बस्ती के कुत्ते बड़े शैतान हैं। बात पूरी होने से पहले ही सरदा बोल उठे, डरो नहीं, मेरे साथ चले आओ। पशु हैं, इससे क्या, वे भी आदमी को पहचानते हैं। कुछ दूर जाकर सरदा एक काठ के घर के सामने खड़े हो गए। उनको देखकर एक अल्पायु की बर्मी स्त्री ने अपनी भाषा में उन्हें पुकारा। उन्होंने भी उसी भाषा में उत्तर दिया और फिर वे लोग भीतर चले गए। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। स्त्री ने उससे कुछ कहा और वह तुरंत बाहर चली गई। कुर्सी पर बैठकर सरदा उस स्त्री से परम आत्मीयता से बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद उस लड़की के साथ बाथिन बाहर से लौट आए। शायद बहुत दिनों के बाद भेंट हुई थी, इसलिए वह बहुत देर तक एक दूसरे के प्रति शिकवा शिकायत करते रहे। इसके बाद सत्कार आरंभ हुआ। मेज पर नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ सजाए जाने लगे। सरदा ने मुझे चुपचाप पूछा, खाओगे? मैं वह सब देखकर ही अवाक रह गया था। क्या कहता, जिनको खाने पीने का कोई विचार नहीं, उनके साथ खाकर क्या जात देनी होगी। और मैंने अपनी जात बचाकर हिंदुस्तानी रीति से चाय और बिस्कुट ही लिए। किंतु सरदा अपने मित्र के परिवार के साथ एक ही मेज पर खाते रहे और हास्य विनोद करते रहे। बहुत रात हो जाने पर मैंने कहा, चलो ना, बहुत देर हो जाएगी। सरदा उठ खड़े हुए। बर्मी मित्र गली के मोड़ तक रोशनी लेकर उनके साथ आए। उसके लौटने के बाद मैंने पूछा, यह कौन है? कैसे इसके साथ दोस्ती हुई? लगता है एक ही दफ्तर में काम करते हैं। सरदा ने कहा, नहीं, यह व्यक्ति कुशल चित्रकार है। घर में जितने चित्र तुमने देखे वे सब इसी के बनाए हुए हैं। पेगू में इसके साथ परिचय हुआ था। मैं बोला, मित्र की दृष्टि में भेंट करने आए। यह तो अच्छा है, लेकिन दादा आपने इनके साथ खाया कैसे? सरदा हंस पड़े, बोले, पागल और किसे कहते हैं? यह भी तो हिंदू जाति की शाखा है। यह लोग अत्यंत धर्मभीरू हैं। संकोच इनमें इतना नहीं है। एक दिन का परिचय होते ही यह व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। हिंसा, घृणा और संकोच इनके धर्म के विरुद्ध है। वैसे शरद को यह गुण पैतृक दाय के रूप में भी प्राप्त हुआ था। मोतीलाल अच्छे चित्रकार हो सकते थे, लेकिन वह कोई भी काम जमकर नहीं कर सकते। शरद में उनके सारे स्वप्न मानो साकार होने की चेष्टा कर रहे थे। बाधिन की मित्रता से इस चेष्टा को बल मिला और उसने कई मित्र बनाए। उसमें सबसे सुंदर चित्र था महाश्वेता का। उसे देखकर मित्रों ने कहा, आप इसे प्रदर्शनी में क्यों नहीं भेजते? ख्याति और प्रदर्शन से सदा दूर भागने वाला शरद मित्रों के अनुरोध को कैसे स्वीकार कर सकता था? लेकिन पारीखियों की दृष्टि में वह चित्र सचमुच सुंदर था। योगेंद्रनाथ सरकार ने लिखा है, आलोक और छाया का इस प्रकार समीक्षण हुआ था कि उसे देखकर यह कहना असंभव था कि यह किसी अनगढ़ चित्रकार का बनाया हुआ है। शरीर विज्ञान, पृष्ठभूमि और पर्सपेक्टिव की दृष्टि से उसमें कोई कमी नहीं थी। पुरुष और प्रकृति की कला के मिलन के समान तपस्विनी महाश्वेता की आकृति बहुत ही सुंदर उतरी थी। वर्षा के दिन नदी के तीर पर सब कुछ कोहरे में आच्छादित और स्पष्ट, उस पार सघन मेघों से घिरा हुआ आकाश और भी अस्पष्ट। इधर एक ओर से
लजीला सूर्य मानो ताक झाँक कर रहा हो। किनारे पर वृक्ष के नीचे मुक्त केशा सद्य स्राता तपस्विनी महाश्वेता रुदन करती हुई प्रकृति की एक जीवंत प्रतिमा थी। छोटे से घर के एक कोने में, जिसमें आलोक भी कम था, उस छवि को इस प्रकार रखा हुआ था कि किवाड़ खोलने पर जितना प्रकाश उस घर में आए, उसी की सहायता से उस छवि को अच्छी तरह समझा जा सके। शरत ने उसी अवस्था में सरकार महोदय को वह चित्र दिखाया। उन्होंने लिखा, सभी उन्नत कलाओं में उसी चित्र सुंदर आनंद घन रसमूर्ति के ही विकास साधन की चेष्टा है। वास्तव में कुछ उदार दृष्टि से देखने पर एकदम कुत्सित वस्तु भी सुंदर जान पड़ती है। वह चित्र नग्न सौंदर्य का चित्र नहीं था। नग्न होने पर भी उसे कुत्सित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसके साथ पृष्ठभूमि में प्रकृति का दृश्य अत्यंत चमत्कारपूर्ण था। वह चित्र उसे भी प्रिय था, मानो गिरीन्द्रनाथ को उसने लिखा था, अभी पूरा नहीं हुआ, कहोगे तो कर दूंगा। मर तो घर द्वार है, नहीं तुम्हारे हैं। मुझे यह चित्र बहुत प्रिय है, इसलिए जिससे नष्ट ना हो तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। लेकिन इस साधना के बावजूद शरत का चित्रकला का ज्ञान नितांत एकांगी था। उसके बनाए हुए चित्र उच्च श्रेणी के नहीं थे, फिर भी चिंगारी उसके अनंतर में थी अवश्य। जब वह ख्यात लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था, तब कलकत्ता आर्ट कॉलेज के अध्यापक सतीश चंद्र सिंह के घर उनका चित्रांकन देखते देखते उसने माँ और बेटे का पेंसिल स्केच बनाया था, और उनके बेटे को हर पार्वती का चित्र बनाते देखकर स्वयं भी हर गौरी का स्केच बना दिया था। वह चित्र आज भी कहीं सुरक्षित है। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें एक नया भाग होगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।